जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, फ़ोन बंद कर लिया है, एड्रेस चेंज कर लिया है और अब डर लग रहा है कि बैंक आगे क्या प्रोसीजर कर सकता है। अगर बैंक के कॉल आएंगे तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है, बैंक नोटिस भेजेगा तो क्या हमें उनका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या बैंक हमारे ऊपर कोई फ्रॉड का केस तो नहीं कर देगा। अगर बैंक ने किसी कलकत्ता में या फिर हमारे घर से 1000 किलोमीटर दूर केस कर दिया हमारे ऊपर, सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का, या फिर मान लेते हैं फॉर्जरी का केस कर दिया। अब अगर कोर्ट से समन आएगा तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो उस एड्रेस पे रह नहीं रहे, या फिर हमने अपना फ़ोन वगैरह बंद कर लिया, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि अभी दुनियादारी में क्या चल रहा है, हमारे लोन का प्रोसीजर क्या चल रहा है, हमें आगे नोटिस आएगा कि नहीं आएगा, बैंक कहीं कोई बड़ी कार्रवाई की तैयारी तो नहीं कर रहा है। ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर के सवाल है, कम से कम कमेंट सेक्शन भर के रखा हुआ, यही सवाल पूछते हैं कि सर अगर मैं एड्रेस चेंज कर दूं या फिर फ़ोन नंबर चेंज कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब मैं आपको अपने कुछ क्लाइंटों का वो भी बताऊंगा कि उनका पुराना एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। आज इसके बारे में प्रॉपरली बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई परेशानी है, कोई नोटिस है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेनी है, फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, ऊपर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, कोई भी लोन डिफॉल्टर होता है वो जानबूझ के तो लोन डिफॉल्ट करता नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। जानबूझ के सिर्फ एक व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर सकता है, जो कि खुद रिकवरी एजेंट होता है, क्योंकि उनको रिकवरी के बारे में सारी बातें पता हैं, उनको पता है कि रिकवरी कैसे रोकी जाती है, किस तरीके से संभाला जाता है रिकवरी एजेंट्स को। तो फिर वो लोग जब लोन लेते हैं तो वो लोग नहीं भरते हैं, उन लोगों को पता होता है कि अनसिक्योर लोन के अंदर कुछ खास दिक्कत हमें नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे कि आप, मैं या फिर कोई और, उनको अंदर ही अंदर डर सताता रहता है। वो लोग बोलते हैं कि सर पैसा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं देना चाहता हूँ। अब जब किसी के पास पैसा ही नहीं है तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी ट्राई कर ले, वो ये कर सकता है कि किसी से उधार ले ले या फिर कहीं और से एक के ऊपर एक लोन ले ले। अब मल्टीपल लोन्स कैसे होते हैं किसी के ऊपर, सोच के देखो। किसी ने 5 लाख का लोन लिया, अब वो नहीं भर पा रहा तो 2 लाख का और ले लिया, अब वो दोनों नहीं भर पा रहा तो 3 लाख का और ले लिया। ऐसे कर करके 5 से 50 कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो अब जब आपको लोन रिकवरी वाले, जब भी आपका लोन डिफॉल्ट होगा, तब वो लोग कॉल्स वगैरह बहुत करते हैं, लीगल नोटिस भेजते हैं, कई बार रिकवरी वाले आपके घर पे भी आते हैं। तो भाइयों का एक ही सवाल रहता है कि सर मैं डेली डेली इनको फेस नहीं कर पाऊंगा। आपने हमें कंप्लेंट्स का बता दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या दिक्कत क्या है कि मैं इनको फेस करना ही नहीं चाहता, ना मैं इनके कॉल्स उठाना चाहता हूँ, ना मैं इनसे बात करना चाहता हूँ सामने से। मैं बस टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ, और मैं मैक्सिमम लोगों पे ऐसा ही कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इन रिकवरी वालों को मुंह लगाना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बेकार है, सच्चाई बताता हूँ, ठीक है। अब एक बार के लिए मान लेते हैं आपको लीगल नोटिस आ रहे हैं, आपको एक की जगह 10 लीगल नोटिस भी आएंगे ना, आप उनका कोई भी एडवोकेट पकड़ के, कोई भी लॉयर पकड़ के, उससे रिप्लाई लिखवा के उनको भेज दोगे बैंक वालों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको नोटिस आया, आपने उसका रिप्लाई लिखवाया, उसका ऑब्जेक्शन लिखवाया, उनको दे दिया। बट ये लोग जो दिन में 500-500 कॉल्स वगैरह करते हैं, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो अपना नंबर बंद कर देते हैं। सीधी बात है, नंबर बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे कहानी, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, जब भी आप नंबर वगैरह अपना बंद कर लेते हो ना, तो आपके जो रेफरेंस नंबर वगैरह होते हैं उनको कॉल्स जाना स्टार्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि सर रेफरेंस नंबर जो है वो भी मेरे जानने वाले हैं, तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो अब क्या बैंक मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है? तो आंसर है नो। आपका नंबर है, आपकी सिम है, आपकी मर्जी है, समझे। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, आप चाहो तो किसी का फ़ोन उठाओ, किसी का चाहो तो मत उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी मर्जी, आप किससे बात करना चाहते हो, ठीक है। और इन रिकवरी वालों को तो वैसे ही फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन एक गलती जो मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि मान लो कई लोग नंबर तो बंद कर लेते हैं, अब उन्होंने एड्रेस तो चेंज नहीं कर रखा है, तो जब आप नंबर प्रॉपरली बंद कर लोगे ना, तो आपकी होम विजिट थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, बढ़ने लगेंगी। ऐसा क्यों होता है, क्या तरीका होता है, क्या प्रॉब्लम होती है? होता क्या है, जब बैंक को कोई अपडेट वगैरह नहीं मिलता ना, तो वो आपके पीछे रिकवरी वाले लगा देते हैं। अगर तो आपने एड्रेस चेंज कर रखा होगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, तो रिकवरी वाला आएगा भी, देखेगा कोई नहीं है तो कस्टमर नॉट फाउंड डाल के चला जाएगा। अगर तो आपने एड्रेस चेंज नहीं कर रखा और ना कोई इन फ्यूचर आपके चांसेस है कि आप एड्रेस चेंज करोगे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर 100 कॉल आ रहा है ना जिनमें, तो आपको एक बैंक वाले का एक कॉल उठा के
उसे आरटीपी अपडेट करवा देना चाहिए। अब आरटीपी का मतलब क्या होता है? आरटीपी की सिंपल मीनिंग ये है रिफ्यूज टू पे। अब आप लोग बोलोगे कि सर ऐसे ही बोल दूंगा रिफ्यूज टू पे कि मैं करना ही नहीं चाहता, तो मेरे भाई हाँ, रिकवरी की भाषा में ऐसे ही बोला जाता है। अब पूछोगे क्यों? देखो मान लो अगर तुमने बोल दिया कि सर मैं आज नहीं पेमेंट कर पाऊंगा, या फिर मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, तो हो सकता है वो कल की डाल दे, या परसों की डेट डाल दे, या फिर 1 महीने बाद की डेट डाल दे, या फिर आज ही की डाल दे 4 बजे की डेट। तब क्या कर लोगे तुम? वो फिर और फ़ोन करेंगे। तो आपको आरटीपी मेंशन करवाना ज़रूरी रहता है। आरटीपी का मतलब ये होता है कि पेमेंट नहीं हो पाएगी, हम आगे चल के सेटलमेंट के लिए ही प्रोसीजर करेंगे, ख़त्म कहानी। तो वहाँ पर फिर ये लोग आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर एड्रेस वगैरह चेंज कर रखा है, फ़ोन नंबर चेंज कर रखा है, तो ऐसे में पहली चीज़ तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि आपने जो नंबर बंद करा है, अगर मान लो नंबर आप चला रहे हो, आपने खाली अननोन कॉल्स वगैरह बंद कर रखे हैं, तो आपको मैसेजेस में हमेशा नोटिस चेक करना है, ठीक है। क्या होता है कि आपको जो मैसेजेस के अंदर लिंक में नोटिस आते हैं, ठीक है, क्लिक हियर टू दिस लिंक नोटिस उसके अंदर होता है। तो आप लोग अगर ऐसा कोई भी नोटिस आपके पास आता है तो आप उसे डाउनलोड करके उसका रिप्लाई ज़रूर लिखवाएं। जी हाँ, आप एक बार के लिए घर पे अपने ना मिलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना फ़ोन बंद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नोटिस के जवाब देना ज़रूरी है। अब कई भाई लोग बोलेंगे सर मैंने सिम में रिचार्ज नहीं करवाया, मैंने बंद कर रखी सिम, उसमें एसएमएस आ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, जब एसएमएस नहीं आ रहा तो आप लिंक पर क्लिक भी नहीं कर रहे हो, सीधी बात है, वो तो अनडिलीवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी, समझे। तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी मेल आईडी चला रहे हो, आप अपना व्हाट्सएप चला रहे हो, और वहाँ पर आपको नोटिस रिसीव हो रहा है और आपने उस पर क्लिक कर लिया, डाउनलोड हो गया या फिर सीन हो गया, तो मेरे भाई आपको ऑब्जेक्शन ज़रूर लिखना चाहिए, उसका रिप्लाई ज़रूर ही लिखवाना चाहिए। क्योंकि देखो वैसे तो अनसिक्योर लोन के अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन ये लोग आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर सकते हैं, समझे। कोई फॉर्जरी का नोटिस आपको भेज के बाद में आपको फॉर्जरी का केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्जरी वगैरह का जो 316 318 का जो केस रहता है ना बीएनएस का, अगर उसका नोटिस वगैरह आ रहा है तो आप ज़रूर ही रिप्लाई लिखवाओ, क्योंकि आप पहले ही वॉर कर दो कि भाई साहब मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है, ये तो सिविल का मैटर है ना, तुम इसमें किस तरीके से क्रिमिनल सेक्शन ला रहे हो, समझ रहे हो। तो आप वहां पर पूरा मेंशन करवा सकते हो, सेक्शन 25 हो गया, चेक बाउंस हो गया, फॉर्जरी हो गया, आर्बिट्रेशन, ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा है आप रिप्लाई लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस से कभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो देखो लीगल मैटर पे बात चल रही है और आप लीगली ही उसका जवाब दीजिए। आप कभी भी चोर कभी भी साबित नहीं होगे। और बताओ, ना तो आपने चोरी करी है, ना आपको चोरों की तरह डरने की जरूरत है, सीधी बात है। बाकी अगर आपने एड्रेस चेंज कर दिया है, आपने फ़ोन नंबर बंद कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वहाँ पर, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहो वहाँ रहो, आपको बैंक को कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको बैंक को कोई प्रायर नोटिस देने की जरूरत नहीं कि भाई मैं एड्रेस चेंज कर रहा हूँ या फिर मैं अपना नंबर बंद कर रहा हूँ, ये मेरा नया नंबर है, फलाना है ढिमकाना है। आपकी मर्जी है, सिंपली बात है। अब मेन कारण पे आ जाता है कि अगर कोई बैंक केस फाइल करता है, अगर कोई बैंक केस फाइल करता है तो क्या होगा। मान लो सेक्शन 25 का कर दिया, या फिर फॉर्जरी का कर दिया, या फिर चेक बाउंस का कर दिया। ऐसे में एड्रेस पे तो मैं रहता नहीं हूँ, तो मुझे अगर कोर्ट से समन आएगा तो क्या होगा। तो मेरे भाई एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब तक आपको कोर्ट का समन रिसीव नहीं होता, आपकी रिसीविंग वहाँ पर पहुँचती नहीं है, तब तक केस कभी स्टार्ट ही नहीं होता है। यह आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जैसे मान लो आपने एड्रेस, आप पहले दिल्ली रहते थे, फिर मुंबई रहने लगे जाके, अब आपके दिल्ली वाले एड्रेस पे वहाँ पर जाएगा जो भी आपका कोर्ट का समन होगा, या फिर जो कोर्ट का समन या फिर कोर्ट का नोटिस, नोटिस तो नहीं बोलोगे, आप समन बोलोगे सिंपली, ठीक है। आपका जो समन है वो वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर कोई होगा नहीं, पोस्ट मास्टर ऐसा समन किसी को देता भी नहीं है, वहाँ पर रजिस्टर पोस्ट से ही जाया जाता है वो, और वहाँ पर साइन वगैरह करने होता है जो भी रिसीव करेगा, ठीक है। तो वो बिना कन्फर्म करे वो वापसी चला जाएगा। नेक्स्ट डेट में क्या होगा, नेक्स्ट डेट में वहाँ पर देख लिया जाएगा कि भाई साहब इस बंदे को समन भेजा ही नहीं गया, इस सब बंदे को समन मिला ही नहीं है, तो वो दूसरा समन इशू करेंगे। ऐसे ऐसे होता रहेगा, केस में कुछ खास बढ़ती नहीं आगे चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक गलती लोग करते हैं, कई भाइयों को हमारे एसएमएस के द्वारा या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे या फिर मेल पे समन भेज दिया जाता है लोन कंपनी के द्वारा, तो वो लोग सोचते हैं कि मुझे हार्ड कॉपी नहीं मिली है तो अब केस स्टार्ट ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिली है, आपको ऑनलाइन रूप में भी कॉपी मिल गई है, तो वो भी ऐसा माना जाएगा कि आपको समन मिल चुका है, आपने समन की रिसीविंग कर ली है, सीधी सी बात है, समझे। तो अगर ऐसा आपको कोई समन रिसीव होता है और आपको किसी भी रूप में, चाहे ऑनलाइन रूप से, चाहे ऑफलाइन रूप से, या फिर कैसे भी कोई भी समन रिसीव होता है, तो डरे घबराए ना, आप अपने लॉयर को वहाँ पर भेज सकते हो पहले 1-2 डेट के अंदर, उसके बाद जाके आपको सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, एक बार बेल करवा लेनी, आगे केस चलता रहेगा, आगे चल के सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो डरे घबराए मत, सारे ही अनसिक्योर लोन जितने भी होते हैं, एजुकेशनल, पर्सनल,
अपना क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड या फिर कोई क्रेडिट लिमिट, इन सभी के अंदर सेटलमेंट होती है, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ होती है। आपको 80 से लेकर 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10 से 20% के अंदर आपकी सेटलमेंट आराम से हो जाएगी। तो डरे घबराए ना, टेंशन बिल्कुल ना ले, जितनी टेंशन लोगे उतनी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल माइंड फ्री कर ले। अगर एड्रेस चेंज कर लिया है, नंबर चेंज कर लिया है, तो वैसा भी आपको खास परेशानी नहीं होगी। जब तक क्या कहते हैं कोर्ट को या फिर बैंक को आपका नया एड्रेस नहीं मिलता, वहां पर आपको समन वगैरह रिसीव नहीं होता, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। केस से घबराने वाली आपकी कोई भी बात नहीं है, समझे। तो टेंशन ना ले, प्रॉब्लम ना ले, आगे चल के सेटलमेंट ही होगी। वैसे भी 6-7 महीने के बाद आपका सेटलमेंट का ऑफर निकलना स्टार्ट हो जाता है, आराम से राइट ऑफ हो जाता है। उसके बाद आराम से 10 से 20% में आप बैंक से बात करके या फिर एनबीएफसी से बात करके अपनी सेटलमेंट करवा सकते हो। तो डरो घबराओ मत, टेंशन बिल्कुल मत लो। ये तरीका मैंने बता दिया, इसे फॉलो कर लो। अगर एड्रेस चेंज कर रखा है, नंबर चेंज कर रखा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। और बोलो, समझे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।